आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम भौतिकी के सबसे दिलचस्प और हमारी सामान्य समझ को चुनौती देने वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। जी। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वे कक्षा 12वीं भौतिकी के संपूर्ण NCERT रिवीजन नोट्स हैं। आज का हमारा मिशन यह समझना है कि प्रकाश की असली प्रकृति क्या है। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों के बीच एक ऐतिहासिक बहस छिड़ी कि प्रकाश कण है या तरंग, और कैसे इस तरंग सिद्धांत ने प्रकाश के मुड़ने, टकराने और चश्मों में इस्तेमाल होने वाले विज्ञान को जन्म दिया। ये बहुत ही बढ़िया विषय है। तो चलिए सीधे 17वीं सदी में चलते हैं। वो विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक दौर था। उस समय एक बहुत बुनियादी सवाल पर बहस चल रही थी। आखिर प्रकाश असल में है क्या? मतलब क्या ये छोटी छोटी गेंदों या कणों की तरह है जो सीधी रेखा में चलते हैं, या फिर ये पानी की लहरों की तरह है? और यहीं विज्ञान जगत के दो दिग्गजों के बीच सबसे बड़ी वैचारिक टक्कर होती है। नोट्स के पहले पन्ने को अगर हम देखें तो ये बताते हैं कि 1637 में रेने देकार्त और फिर आइजैक न्यूटन ने कणिका मॉडल यानी कॉर्पस्क्यूलर मॉडल प्रस्तुत किया। बिल्कुल। यहाँ PDF की लाइन कहती है कि न्यूटन ने अपनी मशहूर किताब ऑप्टिक्स में पूरी ताकत से यह तर्क दिया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया। उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी की थी कि सघन माध्यम में जैसे हवा से पानी या कांच में जाने पर प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। रुकिए, तो वो कह रहे थे कि प्रकाश पानी में ज्यादा तेज चलेगा? हाँ, न्यूटन का यही मानना था। और न्यूटन का विज्ञान में इतना बड़ा नाम था कि उनकी बात को काटना आसान नहीं था। लेकिन इसके ठीक विपरीत 1678 में क्रिश्चियन हाइगेंस नाम के एक और महान वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। अच्छा। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑन लाइट में न्यूटन के बिल्कुल उलट बात कही। नोट्स में स्पष्ट लिखा है, हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश एक तरंग है और जब यह सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चाल बढ़ेगी और हाइगेंस कह रहे हैं घटेगी। हाँ, और न्यूटन के भारी प्रभाव के कारण विज्ञान जगत ने कई सालों तक उनके कणिका मॉडल को ही सच माना। हैरत की बात है। लेकिन विज्ञान में अंतिम जीत हमेशा प्रयोगों की होती है। हमारे स्रोत के अगले हिस्से में बताया गया है कि इस बहस को सुलझने में लगभग 200 साल लग गए। 1850 में फूको नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। फूको? जी। उन्होंने पानी के अंदर प्रकाश की गति को मापा और साबित कर दिया कि पानी में प्रकाश की चाल वायु से कम होती है। अरे वाह! तो महान न्यूटन भी गलत हो सकते हैं? बिल्कुल। इस एक प्रयोग ने न्यूटन की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को सही ठहरा दिया। मतलब प्रकाश लहरों की तरह बर्ताव करता है। लेकिन अगर प्रकाश एक तरंग है तो वो दिखती कैसी है? मतलब नोट्स में तरंगाग्र या वेव फ्रंट नाम के शब्द का काफी जिक्र है। मैं इसे विजुअलाइज कैसे करूं? तरंगाग्र को समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्कुल शांत तालाब है और उसमें एक पत्थर फेंका जाता है। ठीक है। पत्थर गिरते ही पानी में गोल गोल लहरें बाहर की तरफ फैलने लगती हैं। वे जो एक साथ उठने वाली लहरें हैं वही तरंगाग्र हैं। यहाँ PDF में जो परिभाषा लिखी है मैं उसे शब्दशः पढ़ता हूँ। तरंगाग्र समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझे तो भौतिकी की भाषा में समान कला यानी सेम फेज में एक साथ ऊपर नीचे होने वाले सभी बिंदुओं के समूह को तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा, तो जैसे तालाब में पत्थर गिरने वाली जगह एक बिंदु स्रोत है तो उससे निकलने वाली लहरें गोल होती हैं? बिल्कुल, एकदम सही। अब यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक बिंदु स्रोत से गोल गोल तरंगे बाहर निकल रही हैं, और फिर इसी चित्र के दूसरे हिस्से में दिखाया गया है कि दूर जाने पर वो समतल हो जाती हैं। दूर जाने पर समतल? वो कैसे? कल्पना कीजिए कि वो पत्थर तालाब में नहीं बल्कि करोड़ों किलोमीटर दूर फेंका गया है, जैसे हमारा सूरज। वहां से भी गोल लहरें ही निकलती हैं, लेकिन जब वे लहरें अंतरिक्ष का सफर तय करके हम तक पहुंचती हैं तो वो गोल घेरे इतने विशाल हो चुके होते हैं कि उनका एक छोटा सा हिस्सा जो हम देखते हैं वो हमें बिल्कुल सीधा और चपटा लगता है। समझ गए। इसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। वैसे एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी नोट्स में है। प्रकाश के इस गहरे रहस्य को सुलझाने वाले हाइगेंस ने ही पेंडुलम घड़ी का भी आविष्कार किया था। क्या बात है! मतलब समय और प्रकाश दोनों को उन्होंने मापा। अब इसी से जुड़ा है हाइगेंस का सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार।
हमारे नोट्स के अनुसार तरंगाग्र का हर एक बिंदु एक नए स्रोत की तरह बर्ताव करता है। हाँ बिल्कुल। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि प्रकाश की लहर पर मौजूद हर एक बिंदु अपने आप में एक नया मिनी बल्ब बन जाता है जो अपनी खुद की नई लहरें पैदा कर रहा है? जी, हाइगन्स का सिद्धांत यही कहता है। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रकाश तो हर दिशा में बिखर जाना चाहिए ना, पीछे भी जाना चाहिए, पूरी तरह से अराजकता फैल जानी चाहिए। ये सीधी रेखा में आगे कैसे बढ़ता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और तार्किक सवाल है। पहली नजर में ये अराजक ही लगता है, लेकिन हाइगन्स ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। कल्पना कीजिए कि लहर पर अनगिनत छोटे छोटे मिनी बल्ब हैं और सबने अपनी छोटी छोटी गोल लहरें बनाई। ठीक है। अब अगर आप उन सभी नई छोटी लहरों को बाहर की तरफ से छूती हुई एक नई रेखा खींचें, जिसे भौतिकी में एनवलप कहते हैं, तो वह रेखा बिल्कुल एक नए साफ तरंगाग्र जैसी दिखेगी जो आगे बढ़ रहा है। अच्छा। और जो पीछे की तरफ लहरें जाती हैं वो आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। इसलिए प्रकाश हमेशा एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो पीछे वाली लहरें विनाशी व्यतिकरण से खत्म हो जाती हैं। बहुत खूब। अब नोट्स के अगले सेक्शन पर आते हैं। अगर प्रकाश एक तरंग है तो सवाल उठता है कि एक कांच या दर्पण जैसी चीजों से टकराकर मुड़ता कैसे है। नोट्स में समतल तरंगों के अपवर्तन और परावर्तन का जिक्र है और यहाँ स्नेल का नियम भी है। हाँ, स्नेल का नियम हमें बताता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितना मुड़ेगा। नोट्स में इसे सर्वांगसम त्रिभुजों द्वारा सिद्ध किया गया है, लेकिन अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मार्चिंग बैंड एक पक्के मैदान पर तिरछे चलते हुए आ रहा है और आगे एक कीचड़ भरा इलाका है। अच्छा, तो जैसे मार्चिंग बैंड की लाइन का पहला हिस्सा कीचड़ में घुसेगा वो धीमा हो जाएगा क्योंकि कीचड़ में चलना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन लाइन का जो हिस्सा अभी पक्के मैदान पर है वो अपनी तेज रफ्तार से ही चलता रहेगा। इसके कारण पूरी की पूरी लाइन एक तरफ मुड़ जाएगी। प्रकाश के तरंगाग्र के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो माध्यम बदलते ही स्पीड बदलती है। जी, जब हवा से कांच में प्रकाश तिरछा प्रवेश करता है तो उसका एक सिरा पहले धीमा होता है, जिससे पूरी तरंग मुड़ जाती है। यही अपवर्तन है। यहाँ नोट्स की एक बहुत जरूरी लाइन है। जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती, अब याद रखने वाली बात है। और परावर्तन में क्या होता है? जैसे शीशे के सामने। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, प्रकाश शीशे से टकराकर वापस उसी हवा में आ जाता है। इसलिए चाल समान रहती है। जितने समय में तरंग का बायां सिरा शीशे तक पहुंचता है, उतने ही समय में दायां सिरा टकराकर वापस लौट जाता है। अच्छा। अगर हम इसे कागज पर ड्रॉ करें तो दो बिल्कुल एक जैसे त्रिभुज बनते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जिस कोण से प्रकाश टकराया उसी कोण से वह वापस लौटेगा। ये बहुत ही विजुअल है। नोट्स में आगे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, प्रिज्म, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के। हाँ, आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे प्रिज्म के निचले हिस्से में कांच मोटा है। तो जब सीधी तरंग प्रिज्म से गुजरती है तो जो हिस्सा मोटे कांच से गुजर रहा है उसे ज्यादा समय तक सघन माध्यम में रहना पड़ता है। यानी उसे ज्यादा कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है, अगर हम बैंड वाली एनालॉजी लें। एकदम सटीक। इसलिए वो ज्यादा धीमा हो जाता है। नतीजतन पूरी तरंग नीचे की तरफ झुक जाती है। इसी तरह अगले चित्र में उत्तल लेंस है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि लेंस बीच से मोटा है तो तरंग का बीच वाला हिस्सा धीमा हो जाता है और किनारे तेज निकल जाते हैं, जिससे तरंग सिकुड़कर एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसे अभिसारी तरंगाग्र कहते हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ मेरे मन में एक और तार्किक सवाल आ रहा है जो मैं देख रही हूँ नोट्स के उदाहरण 10.1 में भी दिया गया है। पूछिए, अगर सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल कम हो रही है तो क्या उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है? मतलब आम जिंदगी में तो चाल कम होने का मतलब है ऊर्जा कम होना। एक तेज दौड़ती कार में धीमी कार से ज्यादा ऊर्जा होती है। ये एक बहुत ही आम भ्रम है, लेकिन तरंगों के मामले में ऐसा नहीं होता। यहाँ नोट स्पष्ट करते हैं, इसका उत्तर है नहीं। प्रकाश की चाल कम होने से उसकी ऊर्जा कम नहीं होती। ऐसा क्यों? गति तो कम हो रही है ना? क्योंकि तरंग की ऊर्जा उसकी चाल पर नहीं बल्कि उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। लहर कितनी ऊंची उठ रही है, इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत भारी ट्रक अगर धीरे भी चल रहा है तो भी उसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है। अच्छा, तो लहर की ऊंचाई मायने रखती है। जी, और अगर हम इसे फोटॉन के नजरिए से देखें तो ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि एक सेकंड में कितने फोटॉन गुजर रहे हैं,
यानी आवृत्ति। और चूंकि हमने पहले ही देखा कि आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। चाल बदलने से ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब एक कदम और गहराई में चलते हैं। एक स्रोत का प्रकाश तो समझ आ गया, लेकिन क्या हो जब दो प्रकाश की लहरें आपस में टकराएं? इसे भौतिकी में व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। हमारे नोट्स के अगले पन्ने पर अध्यारोपण का सिद्धांत समझाया गया है। ये अध्यारोपण क्या है? अध्यारोपण का सीधा सा मतलब है कि जब दो तरंगे एक ही जगह पर एक साथ पहुंचती हैं तो उनका प्रभाव आपस में जुड़ जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है, जिसे सुसंबद्धता या कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस? हाँ, व्यतिकरण का कोई भी पैटर्न देखने के लिए यह अनिवार्य है कि दोनों स्रोत कला संबद्ध हों। इसका मतलब है कि उनके बीच का अंतर यानी फेज डिफरेंस समय के साथ एकदम स्थिर रहना चाहिए। इससे मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। कल्पना करते हैं कि दो संगीतकार एक साथ गा रहे हैं। अगर वो कला संबद्ध है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक ही धुन पर ताल से ताल मिलाकर गा रहे हैं। उनकी आवाज जुड़कर और भी दमदार हो जाती है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग बल्ब जला दें जो कि नोट्स के मुताबिक असंबद्ध स्रोत हैं, तो ये ऐसा होगा जैसे दो संगीतकार अपनी अपनी अलग धुन गा रहे हों। उनमें कोई तालमेल नहीं होगा, बस शोर पैदा होगा, कोई साफ पैटर्न नहीं बनेगा। ये तो बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और जब वे ताल से ताल मिलाते हैं तो भौतिकी में उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण? जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस स्थिति में एक लहर की चोटी दूसरी लहर की चोटी से मिलती है। परिणाम हमें अधिकतम तीव्रता वाली एक बहुत ही चमकदार रोशनी मिलती है। नोट्स के अनुसार इसकी तीव्रता 4 गुना तक हो सकती है। 4 गुना? और जब वे एक दूसरे की आवाज को काटते हैं, यानी एक लहर की चोटी दूसरी लहर की खाई से मिलती है, तो क्या होता है? तब होता है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वे एक दूसरे को पूरी तरह रद्द कर देते हैं और वहां न्यूनतम तीव्रता मिलती है, यानी बिल्कुल शून्य। रोशनी और रोशनी मिलकर घोर अंधकार पैदा कर देते हैं। प्रकाश और प्रकाश मिलकर अंधकार बना सकते हैं। ये बात सच में दिमाग को चकरा देती है। बिल्कुल। इसे थॉमस यंग के मशहूर डबल स्लिट प्रयोग में साबित भी किया गया था। नोट्स में इसके लिए गणितीय सूत्र दिए गए हैं, जैसे पर्दे पर चमकदार और अंधेरी पट्टियों, जिन्हें फ्रिंज कहते हैं, उनकी दूरी कैसे निकालें। हाँ, मैं यहाँ फॉर्मूलाज देख रही हूँ। अगर हम उन सूत्रों को रटने के बजाय उनके पीछे के रिश्ते को समझें तो ये बहुत आसान है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बताता है कि अगर आप पर्दे को दूर ले जाएंगे तो पट्टियां बड़ी और दूर दूर हो जाएंगी। अगर आप लाल रंग का प्रकाश इस्तेमाल करेंगे, जिसकी लहरें लंबी होती हैं, तो पट्टियां नीले रंग के प्रकाश की तुलना में ज्यादा चौड़ी बनेंगी। और यहाँ नोट्स में परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट भी दिया गया है। वो क्या है? वो ये है कि व्यतिकरण के इस पैटर्न में सभी दीप्त यानी चमकदार और अदीप्त यानी अंधेरी पट्टियों की चौड़ाई बिल्कुल एक समान होती है। सभी पट्टियां एक समान होती हैं, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। प्रकाश केवल टकराता और जुड़ता ही नहीं है, बल्कि किनारों से मुड़कर छाया वाले क्षेत्रों में भी घुस जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस घटना को विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। जी। हम सब जानते हैं कि ध्वनि मुड़ सकती है। अगर कोई कमरे के बाहर से बोल रहा है तो आवाज दीवार के किनारे से मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। हाँ, वो तो रोज का अनुभव है। लेकिन प्रकाश के साथ ये आसानी से नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि नोट्स के अनुसार विवर्तन होने के लिए एक शर्त है। रुकावट या छेद का आकार प्रकाश की लहर की लंबाई के बराबर होना चाहिए। प्रकाश की लहरें बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए खिड़की या दरवाजे से ये मुड़ता हुआ नहीं दिखता। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही मजेदार प्रयोग है, जिसे कोई भी घर पर कर सकता है। अरे हाँ, ब्लेड वाला प्रयोग। हाँ, अगर आप दो ब्लेडों को एक दूसरे के बिल्कुल पास पकड़कर उनके बीच की बहुत ही पतली झिरी से किसी चमकते हुए बल्ब के फिलामेंट को देखें तो आपको प्रकाश सीधा आने के बजाय रंगीन पट्टियों के रूप में दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ब्लेड के तीखे किनारों से मुड़ रहा है। ये एक शानदार तरीका है इसे अपनी आंखों से देखने का। अब सवाल ये है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है? हाँ, दोनों में पट्टियां ही तो बन रही हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एकल झिरी विवर्तन का ग्राफ।
अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें बीच वाली जो पट्टी है, जिसे केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं, वो सबसे ऊंची, चमकदार और चौड़ी है। अच्छा, बीच वाली सबसे बड़ी है। जी, इसकी चौड़ाई बाकी सभी पट्टियों से दोगुनी होती है। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं, प्रकाश की तीव्रता बहुत तेजी से कम होती जाती है। तो व्यतिकरण में सारी पट्टियां एक जैसी होती हैं, एक समान चौड़ाई और चमक की। लेकिन विवर्तन में बीच में एक बड़ा सा चमकदार पहाड़ होता है और किनारों पर छोटी छोटी लहरें होती हैं जो फीकी पड़ती जाती हैं। बिल्कुल सही। यहाँ नोट्स में महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन का एक कोट भी दिया गया है। वे कहते हैं, मैं पढ़ता हूं, व्यतिकरण और विवर्तन में कोई मौलिक भौतिक अंतर नहीं है, ये केवल स्रोतों की संख्या का प्रश्न है। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनमैन समझा रहे हैं कि जब हमारे पास सिर्फ दो स्रोत या दो स्लिट होते हैं तो हम उसे व्यतिकरण कह देते हैं, लेकिन जब एक ही बड़ी झिरी के अंदर मौजूद अनगिनत बिंदु स्रोत आपस में टकराते हैं तो हम उसे विवर्तन कह देते हैं। मूल रूप से दोनों ही घटनाओं में लहरें आपस में जुड़ या घट रही हैं। क्या बात है! चीजों को देखने का नजरिया बदलते ही समझ कितनी गहरी हो जाती है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे रहस्यमय हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवण या पोलराइजेशन। प्रकाश मुड़ता है, ये साबित करता है कि एक लहर है, लेकिन ये किस प्रकार की लहर है? ये एक अहम सवाल था। तरंगे मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें हवा के कण आगे पीछे धक्का मारते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग। ठीक है। लेकिन ध्रुवण की घटना ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग को हम कैसे समझें? इसके लिए एक रस्सी की कल्पना करते हैं। आपने रस्सी का एक सिरा पकड़ा है और आप उसे ऊपर नीचे झटक रहे हैं। रस्सी में जो लहरें बन रही हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन आगे की तरफ जा रही हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि उस रस्सी को लकड़ी की एक बाड़ के बीच की खड़ी झिल्ली से निकाला गया है। क्योंकि झिर्री खड़ी है और आपकी लहरें भी ऊपर नीचे हैं, लहरें आसानी से पार हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं उस लकड़ी की झिर्री को आड़ा कर दूं तो रस्सी वहीं अटक जाएगी और लहर पार नहीं होगी। बिल्कुल। प्रकाश की लहरें भी इसी तरह कंपन करती हैं। सामान्य प्रकाश जैसे सूरज या बल्ब की रोशनी सभी दिशाओं में कंपन करती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ। इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अच्छा। जब हम पोलरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे धूप के चश्मों में, तो वे पोलरॉइड उसी लकड़ी की बाड़ की तरह काम करते हैं। वे एक विशेष दिशा के कंपनों को छोड़कर बाकी सबको रोक देते हैं, जिससे चकाचौंध कम हो जाती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। और यहीं से हम उस रहस्य पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 3 पोलरॉइड चश्मों वाला जादू। हाँ। नोट्स में इसे मैलिस का नियम और उदाहरण 10.2 के जरिए समझाया गया है। जी, मैलिस का नियम हमें बताता है कि ध्रुवित प्रकाश जब किसी दूसरे पोलरॉइड से गुजरता है तो कितनी रोशनी बाहर आएगी, ये उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसका सूत्र है I = I0 cos square थीटा। अगर दोनों पोलरॉइड एक ही दिशा में रखें तो पूरी रोशनी पार होगी। अगर उन्हें 90 डिग्री पर क्रॉस करके रखा जाए तो रोशनी शून्य हो जाएगी। यही हमारे इंट्रो का पहला हिस्सा था, 2 क्रॉस पोलरॉइड्स के बीच घोर अंधेरा। तो फिर तीसरा पोलरॉइड उनके बीच में डालने से रोशनी वापस कैसे आई? यही मेलस के नियम का असली जादू काम आता है। होता यह है कि पोलरॉइड सिर्फ रोशनी को रोकता ही नहीं है, बल्कि वो रोशनी के कंपनों की दिशा को घुमा भी देता है। घुमा देता है? हाँ। जब हम बीच में एक तीसरा पोलरॉइड 45 डिग्री के कोण पर डालते हैं तो पहला पोलरॉइड रोशनी को सीधा कर चुका होता है। अब ये सीधी रोशनी 45 डिग्री वाले पोलरॉइड पर गिरती है। वो पोलरॉइड क्या करता है? वो सीधी रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर से गुजार लेता है और उसकी दिशा को 45 डिग्री पर झुका देता है। अच्छा, तो अब हमारे पास ऐसी रोशनी है जो 45 डिग्री पर झुकी हुई है। बिल्कुल। और अब ये झुकी हुई रोशनी आखिरी यानी तीसरे पोलरॉइड के पास पहुंचती है जो आड़ा रखा है। क्योंकि रोशनी अब 45 डिग्री पर झुकी हुई है, इसका एक छोटा सा हिस्सा उस आड़े पोलरॉइड से भी पार निकल जाता है। कमाल है। गणितीय रूप से मेलस का नियम इसी बात को त्रिकोणमिति के माध्यम से सिद्ध करता है कि 45 डिग्री पर हमें अधिकतम रोशनी वापस मिल जाएगी। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब वो बीच वाला चश्मा एक पुल की तरह काम कर रहा था, जिसने प्रकाश की दिशा को थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि वो आखिरी दरवाजे से निकल सके। एक बाधा जोड़ने से बंद रास्ता खुल गया। भौतिकी की यही खूबसूरती है
जो चीजें पहली नजर में असंभव लगती हैं वे गणित और प्रकृति के नियमों से बिल्कुल तार्किक साबित हो जाती हैं। हमारे नोट्स के अंत में एक बेहतरीन सारांश और चेकलिस्ट दी गई है जो इस पूरे सफर को समेटती है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं से लेकर यंग के व्यतिकरण, विवर्तन के चौड़े केंद्रीय उच्चिष्ट और ध्रुवण के अनुप्रस्थ स्वभाव तक। तो आज के इस चर्चा को समेटते हैं। हमने न्यूटन और हाइगेंस की एक ऐतिहासिक बहस से शुरुआत की और देखा कि कैसे प्रयोगों ने अंततः तरंग सिद्धांत को सही ठहराया। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।